हेलो दोस्तों, आज जो क्वेश्चन है वो है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2 एंड c1 अपॉन में c2, फाइंड आउट वेदर द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। सबसे पहले मीनिंग समझते हैं कंसिस्टेंट क्या होता है, इनकंसिस्टेंट क्या होता है। कंसिस्टेंट जो होता है ये एक सिस्टम होता है टू अननोन का, जिसमें कम से कम एक सोल्यूशन मिले। अगर किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास अगर एक सोल्यूशन आता है तो उसे हम कंसिस्टेंट कहते हैं। एटलीस्ट वन सोल्यूशन मतलब एक भी आ सकता है और इससे ज्यादा भी आ सकता है। तो ऐसे टाइप के सोल्यूशन को हम कंसिस्टेंट सोल्यूशन कहते हैं। इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन का मतलब ये होता है कि ऐसा सोल्यूशन जिसके पास एक भी जो होता है सोल्यूशन ना हो। कहने का मतलब होता है कि कोई भी जो होता है लीनियर इक्वेशन होगा उसका कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं आएगा। तो उस केस में कहते हैं क्या है कि वो इनकंसिस्टेंट होता है। जैसे कि अगर बात करें यहाँ पे, जैसे कि ये यूनिक सोल्यूशन है और इनफिनाइट सोल्यूशन है। यहाँ पे जब हम बात करते हैं यूनिक सोल्यूशन के केस में, तो यहाँ पर जो क्या होता है एक सोल्यूशन तो आता है, तो एक सोल्यूशन आता है तो हम कहते हैं क्या कंसिस्टेंट है। तो हमारा जो यूनिक सोल्यूशन आएगा वो कंसिस्टेंट हो जाएगा, कंसिस्टेंट। अगर बात करेंगे, यहाँ छूट गया, तो यहाँ पर क्या होता है मैनी सोल्यूशन भी जो होता है कंसिस्टेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास तो एक सोल्यूशन आ रहा है, एक से ज्यादा ही सोल्यूशन आ रहा है। ऐसा सिस्टम अप टू अननोन जो होता है इक्वेशन का, अगर कम से कम जो होता है तो दो सोल्यूशन या एक सोल्यूशन या इससे ज्यादा आ रहा है तो वो हमारा कंसिस्टेंट होता है। और जिसमें एक भी सोल्यूशन नहीं आता है उसको हम इनकंसिस्टेंट कहते हैं। तो ये जो होता है इनकंसिस्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें दो लाइन जो होता है इस तरीके से बना होता है, तो इसमें कोई भी पॉइंट जो होता है एक दूसरे में कॉमन नहीं होता है। इस केस में हमको नो सोल्यूशन मिल जाता है। नो सोल्यूशन क्या होता है? तो इनकंसिस्टेंट होता है। अब हमें जब अगर फाइंड करना हो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, तो हमें इसी तरीके से जो होता है इक्वेशन को फॉर्म करना होगा और पता लगाना होगा। तो सबसे पहला बात करते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 पे, तो क्वेश्चन नंबर 1 को सबसे पहले इसको कंपेयर करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1। यहाँ c1 को अगर ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो जो होता है c1 इक्वल्स टू जो होता है वो 0। इसको कंपेयर करेंगे इस तरीके से a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। अब बात करते हैं इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में बना लेते हैं पहले। तो यहाँ पर बनाएंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस का 2y माइनस का 5 इक्वल्स टू 0। और जब दूसरे को बनाएंगे तो 2x माइनस का 3y माइनस का 7 इक्वल्स टू 0। यहाँ से क्या आ जाता है, a1 की जगह पर 3 है, यहाँ पर a2 की जगह पर 2 है, b1 की जगह पर क्या है। जब हम कंपेयर कर रहे थे तो यहाँ पर b1 की जगह पर ये क्या है 2 दिया हुआ है, तो b1 की जगह पर 2 हो जाता है। यहाँ पर जब हम इससे कंपेयर करते हैं तो b2 की जगह पर क्या माइनस का 3 है, यहाँ से b2 की जगह पर हो जाता है माइनस का 3। इसी तरीके से C1 के जगह पर क्या आ जाता है, तो C1 के जगह पर कितना दिया है, तो C1 के जगह पर माइनस का 5 दिया हुआ है, माइनस का 5 हो जाता है। फिर C2 के जगह पर जो होता है माइनस का 7 दिया हुआ है। अब बस जो होता है इसको हमें बताना है कि कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट। तो हमें इसी फॉर्म में लेके जाना होगा। इस फॉर्म से हम चेक करेंगे कि वो कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, a1 अपॉन में a2, तो यहाँ से क्या आ जाता है 3 अपॉन में 2 आ जाता है। फिर हम इसको चेक करेंगे तो ये b1 अपॉन में b2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2 अपॉन में माइनस का 3 आ जाएगा। फिर बात करेंगे c1 अपॉन में c2, तो यहाँ पर माइनस का 5 अपॉन में माइनस का 7 हो जाएगा। यहाँ ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब तीनों चीज को देखेंगे, a1 अपॉन में a2 b1 अपॉन में b2 के इक्वल नहीं हो रहा है और नहीं वो c1 अपॉन में c2 के इक्वल हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, जब a1 अपॉन में a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2 हो, तो उस केस में जो होता है द लाइन ऑफ द गिवन इक्वेशन, इसमें जो लाइन मिलेगा वो मिलेगा इंटरसेक्टिंग लाइन मिलेगा, इंटरसेक्टिंग लाइन मिलेगा। और इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो पेयर ऑफ जो होता है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो होता है, लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। अब हम सोल्यूशन 2 की तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में जो होता है इसी तरीके से जो होता है बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या होता है कि सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 को जो होता है ये 8 को हम राइट साइड लेफ्ट साइड लेके चले आएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दूसरा नंबर क्वेश्चन, तो ये हो जाएगा 2x माइनस का 3y माइनस का 8 इक्वल्स टू 0। यहाँ कितना हो जाएगा, तो 4x माइनस का 6y माइनस का 9 इक्वल्स टू 0।
यहाँ पर A1 के जगह पर क्या आ जाता है तो 2 होता है। फिर इस सेकेंड इक्वेशन से A2 आ जाएगा तो A2 के जगह पर 4 आता है। इसी तरीके से B1 के जगह पर क्या दिया हुआ है तो -3 दिया हुआ है। B2 के जगह पर कितना दिया हुआ है तो B2 के जगह पर -6 दिया हुआ है। और C1 के जगह पर कितना दिया हुआ है तो -8 दिया हुआ है। और C2 के जगह पर कितना दिया है तो -9 दिया हुआ है। अब क्या करना होता है कि A1 अपॉन में A2 करेंगे तो A1 अपॉन में A2 करेंगे तो ये हो जाएगा 2 अपॉन में 4। फिर B1 अपॉन में B2 करेंगे तो यहाँ से -3 अपॉन में -6 हो जाएगा। C1 अपॉन में C2 करेंगे तो यहाँ से -8 अपॉन में -9 हो जाएगा। यहाँ से क्या होगा, इसको कट करेंगे तो 1 अपॉन में 2 आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। 3 के टेबल में 3 1 जा 3 2 जा। फिर यहाँ से जब कैंसिल करेंगे तो यहाँ से माइनस कैंसिल होगा और तो कुछ कैंसिल नहीं होगा। यानी फाइनल क्या आता है, E1 अपॉन में A2 जो होता है वो कितना हो जाता है तो ये 1 अपॉन में 2 आ जाता है। B1 अपॉन में B2 कितना के इक्वल हो जाता है तो 1 अपॉन में 2 के इक्वल हो जाता है। बट C1 अपॉन में C2 का वैल्यू जो होता है 8 अपॉन में 9 रहता है। तो यहाँ से क्या होता है कि A1 अपॉन में A2 अगर इक्वल हो रहा है B1 अपॉन में B2 के, बट ये नॉट इक्वल टू जो होता है C1 अपॉन में C2 हो जाता है। तो ऐसे केस कहते हैं कि ये ऐसा केस जब भी दिखेगा तो ये जो ग्राफ होता है वो नो सोल्यूशन देता है। नो सोल्यूशन देने का मतलब होता है कि इसका ग्राफ जो होता है, यानी इसको ऊपर लिख लेते हैं, द लाइन ऑफ दिस इक्वेशन आर, लाइन कैसा होगा तो पैरेलल लाइन होगा। और पैरेलल लाइन क्या होता है तो इनकंसिस्टेंट होता है। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। यहाँ से ये दूसरा नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में कैसा करना है, तो थर्ड क्वेश्चन को भी उसी तरीके से करना है। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है कि सबसे पहले लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे कि जो क्वेश्चन क्या है कि 3/2x प्लस का 5/3y इक्वल्स टू 7, ऐसा कुछ दिया हुआ है। क्या इस सब को एलसीएम लेके इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो क्या होता है कि यहाँ पर नहीं तो ऐसे भी छोड़ दे सकते हैं, इसको ऐसे भी रहने दे सकते हैं, नहीं तो कर लेते हैं एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ये 2 के टेबल में 6 कितनी बार में आता है तो 3 बार में, तो इसको 3 को भी उतना से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 2 के टेबल में 6 कितना बार में 3 बार में आता है, तो 3 के टेबल में 3 बार में कितना हो जाएगा 9x हो जाएगा। 3 के टेबल में 6 कितने बार में आता है तो 2 बार में आता है। तो 5 के टेबल में 2 कितना 5 2 का कितना हो जाता है तो 10y हो जाता है, इक्वल टू 7 हो गया। यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 9x प्लस का 10y। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो इक्वल्स टू जो होता है 7 6 42 हो जाता है। तो यहाँ से कितना आ गया 9x प्लस का 10y माइनस का 42 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से क्या करते हैं तो बात करते हैं, ये जो सेकेंड वाला तो नॉर्मली दिया हुआ है, तो सेकेंड दिया हुआ है, ये तो फर्स्ट हो गया। और सेकेंड दिया हुआ है कि 9x माइनस का 10y, माइनस का इस साइड लेफ्ट साइड लेके आता है तो माइनस का 14 हो जाएगा, इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब इस चीज को उसी तरीके से जो होता है वो कंपेयर करेंगे, किसके साथ कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे इसके साथ कंपेयर करेंगे a1x प्लस का b1y प्लस का c1 इक्वल्स टू 0 और a2x प्लस का b2y प्लस का c2 इक्वल्स टू 0। ये दोनों इक्वेशन के साथ जो होता है कंपेयर करेंगे, फर्स्ट वाले को फर्स्ट के साथ, सेकंड वाले को सेकंड के साथ। यहाँ पर a1 की जगह पर क्या दिया हुआ है 9 दिया हुआ है, यहाँ पर a1 की जगह पर 9 दिया हुआ है। फिर यहाँ पर b1 की जगह पर कितना दिया हुआ है तो b1 की जगह पर सॉरी a2 की जगह पर कितना दिया हुआ तो a2 की जगह पर भी 9 दिया हुआ है, a2 की जगह पर भी 9 दिया हुआ है। अब बात करते हैं b1 की जगह पर, तो b1 जो होता है b1 कितना दिया है इस केस में तो 10 दिया हुआ है, b1 यहाँ पे आ गया 10 तो यहाँ 10 हो गया। b2 का बात करें तो b2 में माइनस का 10 दिया हुआ है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस का 10। इसी तरीके से जो होता है वो तो c1 का बात करेंगे तो c1 में कितना दिया हुआ है तो c1 में माइनस का 42 दिया हुआ है। और c2 का बात करेंगे तो c2 जो होता है वो माइनस का 14 दिया हुआ है। अब इसमें क्या करते हैं तो a1 को a1 के साथ और b1 को b1 के साथ इस तरीके से कर लेते हैं। a1 अपॉन में a2 कितना हो जाएगा 9 अपॉन में 9 हो जाएगा, यानी 1 के इक्वल हो जाएगा। b1 अपॉन में b2 करेंगे तो b1 अपॉन में b2 करेंगे तो ये 10 माइनस का
माइनस का 10 हो जाएगा तो कितना का इक्वल हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा तो ये -1 दे देगा। अब C1 अपॉन में C2 करेंगे तो यहाँ से कितना है माइनस का 42 अपॉन में माइनस का 14, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 14 त्रिज्या कितना हो जाएगा 42, यानी 3 अपॉन में 1 आ जाएगा। अब तीनों का वैल्यू को कंपेयर करेंगे तो कोई किसी का वैल्यू इक्वल नहीं है, यानी A1 अपॉन में A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन में B2 है। अब ऐसा केस पड़े है कि जब भी अगर इस फॉर्म में होगा तो वो सोल्यूशन, वो जो सिस्टम के पास कैसा सोल्यूशन होगा तो उसके पास जो होता है यूनिक सोल्यूशन होगा। अगर यूनिक सोल्यूशन होगा तो ऐसे लाइन को हम इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। द लाइन ऑफ दिस ग्राफ, द लाइन ऑफ दिस ग्राफ हैज इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। और ये कैसा होगा तो ये जो होता है तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो होता है वो ऐसा हो जाएगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, सॉरी ये कंसिस्टेंट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसके पास एक तो सोल्यूशन आएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन एक पॉइंट पर तो कट करता है तो इसके पास एक सोल्यूशन तो होगा, तो यानी एक सोल्यूशन होने के मतलब होता है कि वो कंसिस्टेंट होगा। तो इस क्वेश्चन में इतना ही। अब जो नेक्स्ट जो 2 क्वेश्चन बचा हुआ नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।